एक ऐसा कंट्री इमेजिन करो दोस्तों जहाँ पे अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब भूख से मरे जा रहे हैं। स्वागत है आपका 18वीं सेंचुरी के फ्रांस में। पेरिस और वर्साइली से लेके पेरिस की सड़कों तक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होने वाली थी। वो रेवोल्यूशन जो मोनार्की को अबॉलिश करने वाली थी और दुनिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर देने वाली थी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस रेवोल्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहले अगर हम फ्रेंच रजीम की बात करें तो वो 3 एस्टेट्स के अंदर डिवाइडेड थी। पहले थी फर्स्ट एस्टेट जिसके अंदर चर्च से रिलेटेड लोग थे, जैसे कि फादर, बिशप। इनकी पॉपुलेशन अराउंड 1 लाख थी, जो कि 10% अकाउंट करते थे फ्रांस की पॉपुलेशन का। उसके बाद आते हैं नोबिलिटी, जो कि फ्रांस की अराउंड 25% लैंड को ओन करते थे। इनकी पॉपुलेशन अराउंड 4 लाख थी। इसके बाद आती है थर्ड एस्टेट जिसके अंदर थे नॉर्मल वेज वर्कर्स और फार्मर्स। इनकी पॉपुलेशन अराउंड 2.7 करोड़ थी, जो कि उस टाइम के फ्रांस की 95% ऑफ पॉपुलेशन थी। तो अब हमारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे वो बिल्कुल भी टैक्सेस नहीं भरते थे। जो भी टैक्स का बर्डन था वो सारा थर्ड एस्टेट को ही उठाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा था। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो फ्रांस की इकोनॉमी का उस टाइम बहुत बुरा हाल था। फ्रांस जो था वो बहुत एक्टिवली उस टाइम वॉर्स में पार्टिसिपेट किया करता था। ऐसी एक वॉर थी, वॉर फॉर द अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर फ्रांस ने अमेरिका की बहुत हेल्प की थी ब्रिटेन से आज़ादी पाने में। लेकिन इतनी एक्टिवली वॉर्स में पार्टिसिपेट करने की वजह से उनके ऊपर बहुत भारी डेब्ट आ गया था और देश का आधे से ज़्यादा बजट तो सिर्फ डेब्ट भरने में भी चला जाता था। ये सिचुएशन और बुरी हो जाती है जब फ्रांस के अंदर बहुत गंदा फेमाइन आता है और क्रॉप फेलियर की वजह से फार्मर्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है। एक फूड क्राइसिस आ जाता है पूरे फ्रांस के अंदर। लेकिन जो ये प्रॉब्लम्स थी वो सिर्फ थर्ड एस्टेट को इफेक्ट कर रही थी। जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे वो इस टाइम भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करते थे, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज दिया करते थे अपने अमीर दोस्तों को, और इस वजह से नॉर्मल लोगों का गुस्सा होना तो बनता ही था। और इसके साथ साथ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कॉजेज भी थे। जो 17 से 18 सेंचुरी का टाइम है उसको द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। इस टाइम में साइंस और फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखी गई और इसके साथ साथ अब लोगों ने रैशनल थिंकिंग करनी भी शुरू कर दी थी। जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने अब किंग की राइट ऑफ रूल के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि किंग को किसने हक दिया हमारे ऊपर रूल करने का। इन आइडियाज़ को बहुत एक्टिवली सैलून्स के अंदर डिस्कस किया जाता था और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर और बुक्स के साथ बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी किया जाता था। इस टाइम पे दोस्तों जो फ्रांस के किंग थे वो थे किंग लुइस 16। अब प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, ऐसा नहीं था कि इनकी इंटेंशंस गलत थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते थे। इनकी रानी उस टाइम थी मैरी एंटाइनोलेट, जो कि बहुत बुरी एडवाइसर थी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि जो ये रॉयलिटी थे इनको आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था। ये अपने बड़े बड़े पैलेस से कभी बाहर निकलते ही नहीं थे। इनको पता ही नहीं था कि आम जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के चलते 5 मई 1789 को जो किंग है वो एक जनरल स्टेट असेंबली को बुलाते हैं। तो बेसिकली ये एक सुपर पार्लियामेंट थी जिसमें तीनों स्टेट्स की रिप्रेजेंटेटिव्स आया करते थे और डिस्कस किया करते थे वेरियस प्रॉब्लम्स जो कि लोगों को आ रही हैं। आप सोचिए ये 175 ईयर्स में पहली मीटिंग थी, यानी कि जो फ्रांस की कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा एक्सकेलेट कर गई थी। तो बेसिकली इस मीटिंग का बेसिक एजेंडा फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करना ही था। तो जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं वो एडवाइस करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए, कि सिर्फ उन्हें ही क्यों टैक्स भरना पड़ता है, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को टैक्स क्यों नहीं भरना पड़ता। जो डेलीगेशन थी वो बेसिकली 300 + 300 + 600 थी। मतलब ऑल्दो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनका नंबर ज़्यादा था, लेकिन फिर भी उनके पास कोई पावर्स नहीं थी। इसका रीज़न था फॉल्टी वोटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हर एस्टेट है उनके पास सिर्फ एक ही वोट थी। इसका मतलब थर्ड एस्टेट के लोग चाहे नंबर में ज़्यादा थे लेकिन उनके पास टोटल मिला के एक ही वोट थी और हमेशा फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग उनको आउट नंबर करते थे। इसको लेके भी थर्ड एस्टेट ने आवाज़ उठाई कि 1 पर्सन 1 वोट का सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी कोई बात मानने वाला नहीं था। तो इसी के चलते जो थर्ड एस्टेट था वो अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देता है और लुई 16 ने गुस्से में आकर उनको जनरल एस्टेट से बाहर निकाल दिया। तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक टेनिस कोर्ट में जाके ओथ लेंगे और इस असेंबली को तब तक डिसअसेंबल नहीं करेंगे जब तक फ्रांस के पास एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता, और उनको वो क्लर्जी भी ज्वाइन करते हैं। इसका रीज़न ये था दोस्तों कि जो ये फादर और बिशप वगैरह हुआ करते थे इनकी आम लोगों से फिर भी इंटरेक्शन हुआ करती थी और ये आम लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझा करते थे। तो यहीं पे हिस्ट्री में पहली बार कंसेप्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। इसी असेंबली के बनने के बाद जून के अंदर जो पेजेंट्स हैं वो अपने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ
प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली वो एक रिवॉल्ट कर देते हैं उन फ्यूडरल लॉर्ड्स के अगेंस्ट। इसका इफेक्ट जो है पेरिस से लेके फ्रांस के छोटे छोटे गाँवों तक देखने को मिलता है। तो सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि लुई 16 ने आर्मी को असेंबल करने का ऑर्डर दे दिया था। तो इसके बाद आती है 14 जुलाई 1789। जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो बेस्टील फोर्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक्चुअल में ये फोर्ट ही थी, लेकिन उस टाइम ये प्रिजन की तरह यूज़ की जा रही थी। इसके अंदर जो मेनली इसके कैदी थे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। तो इसीलिए जो लोकल लोग थे उन्होंने इसके ऊपर अटैक करना सही समझा। उन्होंने सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तो छुड़ाया ही, साथ में इस फोर्ट की एक एक ईंट को डिसअसेंबल कर लिया। इसका रीज़न ये था दोस्तों कि वो ये सारे सामान को बेच के वेपन्स खरीदना चाहते थे। जो मेन अटैक का रीज़न था वो यही था कि जो आम लोग थे उनके पास वेपन्स की बहुत कमी थी। इसके बाद जो नेशनल असेंबली है वो कन्वर्ट हो जाती है नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब फ्यूडलिज्म की जो थी अबॉलिशन हो चुकी थी फ्रांस के अंदर। मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अब टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते थे जो कि पुअर पेजेंट्स थे उनसे। इस वजह से जो बहुत सारे नोबल्स थे वो देश छोड़ के भाग गए थे क्योंकि उनकी जान को खतरा था। और जो क्लर्जी का नंबर था वो भी कंट्री में सिर्फ 1/3 ही रह गया था। जो बहुत सारे क्लर्जी के लोग थे उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। बेसिकली अब एब्सोल्यूट मोनार्की जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ जा रही थी। तो अगस्त में इसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो बेसिकली ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था बट सिर्फ एक इंटेंट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इसी के अंदर पहली बार लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड्स का यूज़ हुआ था। इसके आने के बाद जो फ्रांस के जितने भी मेल्स थे उनको इक्वल राइट्स मिल गई थी, लेकिन वुमेन और स्लेव्स के लिए अभी भी कोई पॉलिसी नहीं आई थी। इसके बाद आता है अक्टूबर 1789, वुमेन्स मार्च टू वर्साइलेस पैलेस। इसका मेन रीज़न भी वही फूड शॉर्टेज रिलेटेड ही था। एक्चुअली इसका एक और रीज़न भी था कि पैलेस ऑफ वर्साइलिस में एक पार्टी चल रही थी जो कि बाद में सिर्फ एक रूमर साबित होता है। एक्चुअली दोस्तों जो ये पैलेस ऑफ वर्साइलिस था ये पेरिस शहर से थोड़ा बाहर था। तो बेसिकली दोस्तों वुमेन की डिमांड्स ही ये थी कि जो किंग और क्वीन थी वो पेरिस में आके रहें। इसका रीज़न ये था कि वो चाहते थे किंग और क्वीन जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। इसके बाद आता है साल 1790। इस टाइम तक आते आते फ्रांस के अंदर बहुत सारे क्लब्स बनने शुरू हो गए थे। इसका रीज़न ये था दोस्तों जो नेशनल असेंबली थी उसके अंदर भी लोगों के थॉट्स मैच नहीं किया करते थे। उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग थॉट्स के लोग थे। इनमें से भी सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन्स जो कि रेडिकल रेवोल्यूशनरीज थे। बेसिकली इनका टारगेट था कि जो किंग है उसको टोटली रिमूव करना है फ्रांस से। इसमें मेनली पुअर क्लास के लोग थे जैसे कि पेजेंट्स, फार्मर्स, वेज वर्कर्स। इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर। अब इसके बाद आ गया था साल 1791। जो क्विंग लुई 16 थे वो साथ के किंगडम्स में एस्केप करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसका रीज़न ये था दोस्तों कि जिस लेवल पे रेवोल्यूशन चल रही थी उनको डर था कि उनको कोई एग्जीक्यूट ना कर दे, लेकिन वो ये करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनको रास्ते में रोक लिया जाता है। अब इस मूव के बाद जैकोबिन्स की रिपब्लिक की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के ही फेवर में थी। तो जो लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनके लिए एक स्पेशल आर्मी भेजी जिसका नाम था नेशनल गार्ड्स, और इसकी वजह से पेरिस में एक बहुत बड़ा मैसेकर देखा गया। तो इसके बाद 1719 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो चेंज हो जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसका रीज़न यही था दोस्तों कि जो प्रेशर था लोगों की तरफ से वो बढ़ता जा रहा था। तो जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम सुजेस्ट करता है, इसका मेन काम था लॉज को बनाना, लेकिन ये भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता अलग अलग ग्रुप के कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ की वजह से। इसी बीच जो लुई 16 थे वो ट्राई करते हैं बाकी के नेबरिंग एम्पायर से हेल्प लेने की ताकि वो पुराने टाइम की तरह डेस्पॉट बन सकें, और जो उनकी नेबरिंग मोनार्कीज थी उन्होंने उनको हेल्प भी किया। इसका रीज़न ये था दोस्तों कि जो उनकी नेबरिंग मोनार्कीज थी उनको भी एक तरह का डर था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो उनके देशों में भी ना फैल जाए। बेसिकली उनकी मोनार्की भी खतरे में आ जाती है इससे। तो ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया फुल सपोर्ट करते हैं फ्रांस के किंग की ताकि उनकी पावर को रिस्टोर किया जा सके। तो फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया जाता है 1792 के अंदर। तो इसके बाद दोस्तों टाइम आता है लेट 1792 का। इसके अंदर क्या आता है, किंग और उनकी फैमिली के ऊपर भी अटैक किया जाता है क्योंकि जो आम लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि जो किंग है वो ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया की हेल्प कर रहे हैं इस रेवोल्यूशन को सप्रेस करने के लिए। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो पहले किंग के फेवर में थी वो किंग की मोनार्की को सस्पेंड कर देती है और कुछ टाइम बाद खुद को भी डिसअसेंबल कर देती है। फाइनली फ्रांस एक रिपब्लिक बनने वाला था। किंग लुई 16 को ट्रायल के अंदर पुट किया जाता है जिसके अंदर उनको गिल्टी पाया जाता है और उनको डेथ सेंटेंस दिया जाता है। उधर दूसरी साइड ब्रिटिश, डच और स्पेनिश भी सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया की फ्रांस की रेवोल्यूशन को रोकने के लिए, और इस वॉर को कहा जाता है वॉर ऑफ फर्स्ट कोएलिशन। इसके बाद गवर्नमेंट बनती है नेशनल कन्वेंशन की
जो चलती है सितंबर 1792 से लेके अक्टूबर 1795 तक। ये बेसिकली थर्ड गवर्नमेंट थी इस रेवोल्यूशन की। अब फाइनली दोस्तों फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका था। इस गवर्नमेंट की पॉलिसी थी दोस्तों कि जिन भी मेल्स की एज 21 से ज़्यादा है उनके पास राइट टू वोट है। इसके अंदर वो कौन कितना टैक्स भरता है और किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है वो नहीं देखते थे। इसी वजह से गवर्नमेंट में जैकोबिन्स की पावर सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि वो नंबर में भी सबसे ज़्यादा थे। तो इसके बाद एक और ऐसा पीरियड आता है जो फ्रांस के डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल देता है, द रेन ऑफ टेरर, जो चलता है जून 1793 से जुलाई 1794 तक। तो बेसिकली जो जैकोबिन्स थे वो रेडिकल रेवोल्यूशनरीज थे। जो भी उनको लगता था कि रेवोल्यूशन के खिलाफ है उसको वो पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया करते थे। अराउंड 16,000 लोगों को उस टाइम पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और इसके साथ साथ बहुत सारी चर्चेस को भी तोड़ दिया गया और उनको बंद कर दिया गया। और जो लोग रिलीजन में मानते थे उनको ये बात बहुत बुरी लगी। जैकोबिन गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को भी मिला। उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला, क्योंकि जो नेपोलियन थे उन्होंने स्लेवरी को आके दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये सब चल ही रहा था दोस्तों कि फ्रांस में फिर से वही पुरानी प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि फूड शॉर्टेज। बहुत सारे खाने को रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में लाया गया। तो बेसिकली जो फ्रांस के लोग थे वो जैकोबिन से भी तंग आने लग गए थे। इसके बाद जैकोबिन्स को बैन कर दिया गया फ्रांस में से, और रॉबिस्पियर को भी पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो इसके बाद अब फ्रांस में आता है द डायरेक्टरी रूल, जो कि चलता है अराउंड 4 साल के लिए। अब गवर्नमेंट चला रहे थे जो थोड़े रिच मिडिल क्लास के लोग थे। अब वोटिंग क्राइटेरिया में भी चेंज आ गया था। अब जिन लोगों के पास प्रॉपर्टीज थी सिर्फ उन्हीं के पास राइट टू वोट था। अगर सबके पास वोटिंग राइट्स होती तो फिर से जैकोबिन टाइप कंडीशन बन जाती फ्रांस के अंदर। इस गवर्नमेंट में बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को इलेक्ट किया गया था, जिसके अंदर 5 डायरेक्टर्स थे, ताकि डिक्टेटर टाइप सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सके। और दूसरी साइड दोस्तों जो नेपोलियन थे वो बहुत ब्रेवली फर्स्ट कोलिशन वॉर के अंदर लड़ रहे थे। यही नहीं, वो फर्स्ट कोलिशन वॉर को जीतने में कामयाब भी हो गए थे। जो नेपोलियन थे उनकी एज सिर्फ 27 से 28 साल थी, लेकिन फिर भी बहुत सक्सेसफुल थे वॉर्स में। और इसी वजह से फ्रांस में उनकी पॉपुलैरिटी दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। बेसिकली उनको एक एज ए नेशनल हीरो देखना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो जो डायरेक्टरी रूल था उसके अंदर भी कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से गवर्नमेंट के अंदर अनस्टेबिलिटी आ गई। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने नेपोलियन को कहा और उन्होंने गवर्नमेंट को 3 कॉन्सुलेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। लेकिन ये तो अब सिर्फ शुरुआत थी। नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। तो नेपोलियन ने अराउंड 11 साल राज किया फ्रांस के ऊपर, 1804 से लेके 1815 तक। इसके बाद उनको वॉर में हरा दिया गया। किसने और कैसे हराया दोस्तों, ये हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद इवन बोवन मोनार्की जो थी उसको रिस्टोर कर दिया गया फ्रांस के अंदर। अब आप कहोगे जब इस रेवोल्यूशन का सेम ही रिजल्ट आया तो इसका क्या ही फायदा हुआ फ्रांस को, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। इस रेवोल्यूशन के फ्रांस और पूरी दुनिया को बहुत सारे फायदे हुए। अब ऑल्दो बोवन डायनेस्टी जो थी वो वापस आ गई थी, लेकिन अब उनके पास पहले जितनी पावर नहीं थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस के अंदर काफी स्ट्रांग हो गई थी और किंग के पास अब बहुत ज्यादा पावर नहीं थी। इसके बाद नोबेलिटी भी फ्रांस के अंदर वापस आ गए, लेकिन इस बार उन्होंने गरीब किसानों को तंग करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। इस रेवोल्यूशन की वजह से आम आदमियों की राइट्स बढ़ गई थी और ह्यूमन राइट्स जैसे कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो गए थे फ्रांस के अंदर। इस रेवोल्यूशन की वजह से बेसिकली पूरे यूरोप के अंदर एक नेशनलिज्म की लहर फैल गई थी। तो दैट इज अप फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।